अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीन है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। मैं इस वक्त आपसे दी वेलनेस प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू DSM-5 क्या है? इसमें जो है नंबर 1 यानी ए जो है वो ये कहता है कि परसिस्टेंट डेफिसिट होना चाहिए सोशल कम्युनिकेशन में और सोशल इंटरेक्शन में, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में, किसी एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चा सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है तो हमने देखना है कि वो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में क्या उसका डेफिसिट आ रहा है कम्युनिकेशन में और सोशल इंटरेक्शन में। इसका पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि डेफिसिट होगा इन सोशल और इमोशनल रेसिप्रोसिटी में भी डेफिसिट होगा। यानी ऐसे जो बच्चे होंगे वो बैक और फोर्थ कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे, वो अपने इंटरेस्ट को शेयर नहीं कर पाएंगे, वो अपने इमोशंस को डिस्प्ले और शेयर नहीं कर पाएंगे और वो इनिशिएट नहीं कर पाएंगे सोशल इंटरेक्शंस को। इसका जो है पॉइंट 2 वो ये कहता है कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी डेफिसिट होता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको जो है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये बच्चे जो हैं वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, इनकी बॉडी लैंग्वेज में भी डेफिसिट होता है और ये सोशल क्यूज़ और जेस्चर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो बिल्कुल लैकिंग होते हैं, या वो इस तरह बाकी लोगों की तरह अपने सोशल जो है अपने इमोशंस को डिस्प्ले या शो नहीं कर पाते। इसका जो क्राइटेरिया ए का थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि डेफिसिट होगा डेवलपिंग और मेंटेनिंग अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स में। ऐसे बच्चे जो हैं वो रिलेशनशिप्स फॉर्म नहीं कर पाएंगे, उनको डिफ़िकल्टी होगी रिलेशनशिप्स को बनाने में, उनको मेंटेन करने में। ये बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर अकेले रहना और अकेले खेलना पसंद करेंगे, वो ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे, वो ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, वो इमेजिनेटिव प्ले सिर्फ अकेले ही वो खेलेंगे, वो इमेजिनेटिव प्ले नहीं करेंगे, वो जो है पेयर्स के साथ उनका इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा या उसमें बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होगा। क्राइटेरिया नंबर बी जो है वो ये कहता है कि रिस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव पैटर्न होगा बिहेवियर्स का, इंटरेस्ट का, एक्टिविटीज़ का, एटलीस्ट वो भी 2 एरियाज़ में होना चाहिए। ऐसे में जो है ऐसे बच्चे जो होते हैं उनकी स्टीरियोटिपिकल और रिपीटेटिव मोटर मूवमेंट्स होती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को एक डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं, उनको एक लाइन में बनाते हैं, उनका रिपीटेटिव पैटर्न होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो उनकी जो है हैंड फ्लैपिंग भी हो सकती है या कोई और जो है वो रिपीटेटिव मोटर मूवमेंट हो सकती है। इसके अलावा उनको स्पीच में भी हो सकता है कुछ रिपीटेटिव ऐसे वर्ड्स हों जिनको वो बार बार रिपीट करते हों। इसके अलावा ऐसे जो बच्चे होते हैं वो सेमनेस को पसंद करते हैं और वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं किसी भी रूटीन में, किसी भी चेंज को अपनी रूटीन में बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा वर्बल और जो है नॉन वर्बल डिस्प्ले करते हैं बिहेवियर। वो इस चीज़ को वो बच्चे जो हैं प्रॉपर तरीके से बिहेव नहीं करते इस चीज़ से। ऐसे बच्चे सिर्फ अपने बस उनकी एक रूटीन होती है जिसको लेकर वो चलते हैं और वो उसी रूटीन में कंफर्टेबल होते हैं। अगर किसी दिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चे जो है एक ही रूट से जाते हैं स्कूल और किसी एक दिन वो रूट चेंज हो जाता है तो ऐसे बच्चे उस पर जो है वो रिएक्ट करेंगे और वो उस रूटीन के चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्राइटेरिया 3 ये कहता है कि हाईली रिस्ट्रिक्टेड फिक्सेटेड इंटरेस्ट होंगे, यानी कि ऐसे बच्चे जो होंगे उनकी प्री ऑक्यूपेशन होगी, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगी अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल वो अपने साथ कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल कोई डॉल है या कोई बॉल है या कोई ऐसी चीज़ जिसको वो हमेशा अपने पास रखेंगे, उसके बगैर वो सोएंगे नहीं, उसके बगैर उनको नींद नहीं आएगी और वो ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करेंगे, उनको मैकेनिकल वे में देखेंगे, उनको लाइन अप करेंगे। इसके अलावा जो इसका
क्राइटेरिया नंबर 4 है वो ये कहता है कि या तो ये हाइपर या फिर हाइपर रिएक्टिविटी होगी उनकी सेंसरी जो इनपुट है उसमें। ऐसे बच्चे जो हैं वो साउंड को, लाइट को, पेन को, टेम्परेचर को या तो बहुत ज़्यादा उसको लेंगे या फिर वो टेम्परेचर, लाइट, पेन उनको बिल्कुल फ़ील नहीं होगा, या तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ील होगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई साउंड है, कोई स्पेसिफिक साउंड है, एम्बुलेंस का साउंड है या कोई और साउंड है जिस पे वो बहुत ज़्यादा डरेंगे और बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, या फिर फॉर एग्जांपल अगर इंजेक्शन है तो इससे वो बहुत ज़्यादा डरेंगे और हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, या फिर ऐसा है कि उनको इंजेक्शन लग भी जाएगा तो इससे उनको बिल्कुल भी पेन फील नहीं होगा, इसलिए इनके सेंसरी इश्यूज़ भी होते हैं। इसका जो क्राइटेरिया सी है वो ये कहता है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये डेवलपमेंटल पीरियड में होने चाहिए, लेकिन ये मैनिफेस्ट जो है ये बाद में भी हो सकते हैं। जैसे कि सिम्टम मस्ट बी प्रेजेंट इन द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड बट मे नॉट बिकम फुली मैनिफेस्ट until social demands exceed limit capacities or may be masked by learned strategies in later life। ठीक है। अच्छा, इसका जो है क्राइटेरिया नंबर डी वो ये है कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट होनी चाहिए उस पर्सन की, क्लाइंट की लाइफ में, उसकी सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल में, और उसके जो लाइफ के इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनमें जो है वो डिस्टर्बेंस होनी चाहिए और इम्पेयरमेंट होगी, तभी हम इसको क्लिनिकल डायग्नोसिस देंगे। क्राइटेरिया नंबर ई ये कहता है कि डिस्टर्बेंस जो है वो किसी भी और डिसऑर्डर की वजह से नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं ऑटिज़म के, लेकिन और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की वजह से, इन दो डिसऑर्डर्स की वजह से भी ये सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। अगर किसी बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो हमें पहले उसको रूल आउट करना है और उसके बाद हमें देखना है कि क्या इसको ऑटिज़म का भी अलग से डायग्नोसिस दिया जा सकता है या फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ही उसके सिम्टम्स कवर हो रहे हैं। तो हमने सबसे पहले इन दोनों डिसऑर्डर्स को भी रूल आउट करना है क्राइटेरिया ई में। अच्छा, उसके बाद हमने स्पेसिफायर्स देने हैं। हमने ये तो कह दिया, डायग्नोज किया कि इस पर्सन को ये डिफरेंट टेस्ट्स के थ्रू होता है, क्लिनिकल जजमेंट के थ्रू होता है। इसके बाद जो है ये विद और विदाउट इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट भी होता है, विद और विदाउट लैंग्वेज इम्पेयरमेंट भी होता है। यानी ऐसे बच्चे जिनको ऑटिज़म है तो पॉसिबल है कि उनको इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। ऐसे बच्चों को हम फिर स्पेसिफायर देंगे इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट का, और या फिर लैंग्वेज इम्पेयरमेंट आ रही है तो फिर हम लैंग्वेज इम्पेयरमेंट का भी उनको स्पेसिफायर देंगे। इसके अलावा इसके स्पेसिफायर्स मज़ीद 3 और हैं, जिनमें ये जो है इसको अगर वो किसी जेनेटिक कंडीशन या बिहेवियरल डिसऑर्डर भी अगर आ रहा है ऑटिज़म के साथ तो हम इसे एसोसिएटेड विद अ नॉन मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन और बिहेवियरल डिसऑर्डर का स्पेसिफायर देंगे, या फिर अगर वो न्यूरो डेवलपमेंटल या बिहेवियरल डिसऑर्डर की वजह से अगर आ रहा है तो हम इसको एसोसिएटेड विद एन अदर न्यूरो डेवलपमेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर का स्पेसिफायर भी साथ देंगे। इसके अलावा हम कैटाटोनिया का जो है स्पेसिफायर भी दे सकते हैं अगर सिम्टम्स जो हैं कैटाटोनिया के आ रहे हों ऑटिज़म के साथ साथ। ऐसे में हम कैटाटोनिया का स्पेसिफायर भी देते हैं। दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।